Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we are going to continue with our chapter. So let's start. Even though the farmers are aware of the fact that the soil loses its fertility due to excessive use of chemical fertilizers and pesticides, they continue to use these pesticides and fertilizers to protect their crops and pests and insects. They feel that there is no alternative to protect their earnings. This also increases the total cost of production of the crop. We need to bring some fundamental changes in the methods of farming, such as use of organic fertilizers and mixed and multi crop farming. This is effective only if done by all or most farmers in a region. This will retain the fertility of the land and reduce the total cost of production. तो देखिए क्या होता है कि फार्मर्स इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अ, उनको पता होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे लूज हो रही है ज़्यादा अमाउंट पे केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को पेस्ट और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है अपनी अर्निंग्स को बचाने का, अपने क्रॉप्स को बचाने का उनके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं, तो उनका जो टोटल कॉस्ट रहता है प्रोडक्शन का वो भी बढ़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि जो फार्मिंग का जो मेथड है उसमें कुछ चेंजेस आएँ और तो हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने चाहिए, मिक्स्ड या फिर मल्टी क्रॉप फार्मिंग करनी चाहिए। ये जो मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होंगे जब उस रीजन के, उस जगह के ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मिक्स्ड और मल्टी क्रॉप फार्मिंग करते हैं। तो इससे होगा ये कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाएगी, रिटेन्ड रहेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। It usually seen that all the farmers in an area plant the same crop in a particular season. Farmers have observed that by doing so there's a risk. All the crops in an area get destroyed when there are any unforeseen changes in weather, but the crops can be protected from such destruction through mixed and multi crop farming. For instance, farmers could plant wheat, gram, masoor, and mustard, etc., in different farms during the Rabi season. Even if there are some unexpected weather changes, only some of the crops would suffer and the rest would still be safe. In dry regions, crops that need less water, such as barley, millet, green gram, and urad, etc., could be produced. The biggest challenge for agriculture sector is finding ways to encourage multi-crop farming with the help of different government schemes and plans. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यूजुअली फार्मर्स को क्या रहता है, जो किसी एक एरिया के जो फार्मर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में एक ही क्रॉप्स, सभी फार्मर्स जो हैं वो एक ही क्रॉप्स लगाते हैं। तो फार्मर्स अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर क्रॉप्स किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, अचानक से वेदर चेंज की वजह से क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस पूरे रीजन का, उस पूरे एरिया का जो क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा अगर हमको क्रॉप्स को बचाना है तो हमको मल्टी क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनानी चाहिए। जैसे कि फार्मर्स जब रबी सीजन यहाँ पर चल रहा है तो कुछ फार्मर्स वीट लगा ले, कुछ फार्मर्स ग्राम लगा ले, कुछ मसूर या फिर कुछ मस्टर्ड ऐसा लगा सकते हैं। और अगर ड्राई रीजन है, ठीक है, अगर ड्राई रीजन है तो आपका लेस वाटर वाले क्रॉप्स जैसे कि हो गया बार्ली, मिलेट, ग्रीन ग्राम, उड़द, ये सारे क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो वो फार्मर्स को मल्टी क्रॉप फार्मिंग के लिए एनकरेज करना है और उन जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लान्स हैं, उनको अ, उन उनके उनके साथ मिलकर एनकरेज करना है फार्मर्स को। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ मैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फार्मर्स को एनकरेज करना है मल्टी क्रॉप फार्मिंग करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट प्लान्स हैं जो कि एनकरेज करती हैं मल्टी क्रॉप फार्मिंग को, लेकिन उसके बावजूद जो है फार्मर्स जो है वो नॉर्मल अभी जो क्रॉपिंग, जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है वो वहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते आ रहे हैं।
Organic farming, the experience of a farmer. Natwar Bhai is a farmer who lives in Narisu village in Cuttack, Odisha. He is a retired teacher and has been practicing organic farming for the last 20 years. He feels that organic farming can produce the same amount of crop as that from high yielding varieties. In fact, some varieties of crop that he grows yield 20 quintals per acre. Natwar Bhai does not use chemical fertilizers and pesticides in his farms. Instead, he uses natural and organic fertilizers and pesticides such as cow dung. Even though this technique requires much more effort, he has to spend less money since purchased inputs are few. देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और जो फार्मर एक फार्मर का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया गया है। नटवर भाई जो है वो फार्मर है जो कि नारसू विलेज कटक पे रहते हैं उड़ीसा में। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं और बहुत सालों से, ठीक है, करीब 20 सालों से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हाई यील्डिंग वेराइटीज की ही तरह सेम अमाउंट में क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इनफैक्ट उन कुछ जो वेराइटीज हैं, क्रॉप्स की जो वेराइटीज हैं, वो वो यील्ड करके 20 क्विंटल्स पर एकड़ तक भी उन्होंने ग्रो किया है। नटवर भाई जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते अपने फार्म्स में। इंस्टेड वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को के बजाय नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि काऊ डंग का। ये टेक्निक में एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि उनको पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, तो जो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या रहता है, फ्यू रहता है, कम रहता है। Natwar Bhai was earlier a modern farmer, lured into it by officials and traders using high-yielding varieties, chemical fertilizers, and pesticides. One day, while watching a laborer spray carbofurane, a highly toxic pesticide, he was horrified to see him stagger and collapse. Rushed for treatment, the worker survived, but not Natwar's Bhai's faith in the new agriculture. Especially after the laborer told him, I could not breathe, my head is reeling. After having buried the remaining stock of carbofurane in a pit in his fields, Natwar Bhai saw dead snails, snakes, and frogs floating in the water that was accumulated there. I immediately wondered what would be happening to the earthworms and microorganisms that I knew kept the soil alive. Natwar Bhai switched to organic farming completely. देखिए, नटवर भाई जो थे वो शुरू में मॉडर्न फार्मिंग ही करते थे। वहाँ के ऑफिशियल्स और सॉरी फॉर दिस, सो लेट्स बिगिन। नटवर भाई जो थे, ठीक है, नटवर भाई जो थे वो मॉडर्न फार्मिंग पहले करते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कर लिया। एक दिन हुआ ये था कि जो लेबरर हैं, ठीक है, वहाँ के जो उनके जो लेबरर थे जो कि कार्बोफ्यूरन को स्प्रेड कर रहे थे, वो अचानक से कोलैप्स हो गए, ज़मीन पर गिर गए। और फिर जब उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया तो जो वर्कर था वो सर्वाइव कर गए। लेकिन नटवर भाई का जो फेथ था नई एग्रीकल्चर सिस्टम से, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। और जो लेबरर थे उन्होंने उनको बताया कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब मेरा सर चकरा रहा है, मैं रीलिंग हो रहा है, माई हेड इज रीलिंग। तो इसके बाद में जो कार्बोफ्यूरन का जो स्टॉक था, उन्होंने अपने फील्ड्स में, ठीक है, एक पिट पर वहाँ के अपने फील्ड के पिट पे उन्होंने डाल दिया। और फिर देखा उन्होंने कि वहाँ से, उस पिट से बहुत सारे स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये सभी जो जानवर है वो पास के पानी में फ्लोट कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उनके दिमाग में ये चीज़ तुरंत आई कि अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा होगा जो कि उनके सॉइल में रहते हैं। तो इसके बाद में उन्होंने पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई। Uneven distribution of land. We have seen that it is important to restore the fertility of the land. This natural resource would help to maintain the yield of crop in a long run. On the other hand, farm that is available for farming is mostly unevenly. Let us look at the example of a village to understand a realistic situation. The village has 450
फैमिलीज ऑफ फार्मर्स। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करना। अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमारे इस यील्ड, क्रॉप के यील्ड को बहुत टाइम तक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसी समय पे, ठीक है, उसी उसी वक्त पे ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो फार्म लैंड है जो कि फार्मिंग के लिए अवेलेबल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पर एक विलेज का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, रियलिस्टिक सिचुएशन दी गई है आपको, देखते हैं। This village has 450 families of farmers. Out of this, 60 families have more than 2 hectares of land. Those 60 farmers are medium and large farmers. There are 240 families of small farmers who have less than 2 hectares of land each. This small piece of land is passed on among the members of the family from one generation to the other. Due to this, farm size becomes smaller, and all the members of these families are not able to earn their livelihood from agriculture. Many members of these families often look for employment elsewhere in other sectors, but that is not easily available. Then there are 150 families of farmers who do not own any land. They are landless. These families find work only for some part of the year. They don't find any social support or employment opportunities in the non-agricultural sector. This group is most deprived group in the village. देखिए, एक विलेज में करीब 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें से 60 फैमिलीज के पास में 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, और 60 फार्मर्स के पास में कुछ मीडियम या फिर लार्ज फार्म्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर 240 फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास में 2 हेक्टर से भी कम लैंड अवेलेबल है। अब इस स्मॉल पीस ऑफ लैंड में ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उनकी फैमिली जो है वो कंटिन्यू उसी लैंड पे फार्मिंग करते हुए जा रही है। और क्योंकि उनका जो फार्म साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, तो जो मेंबर्स होते हैं जो उनके उस फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो उतना अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए एग्रीकल्चर से उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उस फैमिली के, वो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं दूसरी जगह जाकर, जैसे कि अदर सेक्टर्स पे जाकर, जो कि इजीली अवेलेबल उनको नहीं होता, लेकिन फिर भी जाकर क्या करते हैं, दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। अब यहाँ पर करीब 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में अपना खुद का कोई भी लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है। ऐसी फैमिलीज जो हैं वो सिर्फ कुछ साल में कुछ टाइम ही क्या करती हैं, वर्क करती हैं, और उनको कोई भी सोशल सपोर्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं मिलती। ये जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड ग्रुप है उस विलेज का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टर, मीडियम और लार्ज फार्मर मोर देन 2 हेक्टर्स, उनके परसेंटेज ऑफ फार्मर्स अमंग टोटल फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड एंड टोटल फार्म का परसेंटेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। थैंक यू।